हेलो एवरीवन। तो जैसा हमने कहा था कि हम लोग BHU BSc एंट्रेंस 2022 के लिए क्लासेस अब शुरू करेंगे। और क्योंकि हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास जितना मिनिमम टाइम चाहिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए उतना टाइम हमारे पास होना ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत अब वेट नहीं कर सकते। हम लोग ऑलरेडी बहुत वेट करे हैं रिज़ल्ट डिक्लेयर होने का। तो चूँकि अब सब चीज़ें हो चुकी हैं तो हम लोगों को अब वेट करने का रुकने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि हमें एक बहुत अच्छा खासा समय चाहिए होगा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को उतना वक्त मिले इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ। आज से शुरुआत हम लोग करते हैं फिज़िक्स से। फिज़िक्स में मैंने कहा था, इसके पहले वाले क्लास में तुमको बताया था मैंने कि पूरे होल सिलेबस को हम लोग 6 सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं और 19 सेक्शन वाइज हम लोग अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और सेक्शन जो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे वो होगा मैकेनिक्स। ऐसे तो सारे सेक्शन ही इम्पोर्टेंट है और पढ़ने में सबको इक्वली तुमको मज़ा आएगा, बट मैकेनिक्स की बात ही कुछ और है। ये बहुत ही कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल है और तुमको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये देखना। तो इसलिए हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। और मैकेनिक्स में भी जो चैप्टर मैं आज शुरू करूँगा वो होगा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस की बात किया जाए तो इस बार जो BHU BSc एग्ज़ाम हुआ था, NT ने लिया था, उसमें वेक्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और बहुत चांस है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन या फिर वेक्टर का एप्लीकेशन ज़रूर तुमसे पूछा जाएगा। तो बहुत अच्छे से थॉरली हम लोग वेक्टर को पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, इसके एप्लीकेशन को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इनसे मुलाकात होती है क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में तो फिर वो क्वेश्चंस छूटने न पाए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर वेक्टर्स। तो वेक्टर एनालिसिस में हमें जो सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम बात शुरू करेंगे वो होगा वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, जैसे हम लोग जब वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भाई वेक्टर्स कहते किसको है, तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा बताया जाता है बच्चों को कि क्लास 11th में जब तुम पढ़ते हो वेक्टर्स पहली बार, तो वहाँ तुमको बताते हैं तुम्हारे टीचर्स कि वेक्टर्स उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कहते हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए, जिनको समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स सब में चाहिए। मेज़रमेंट कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड नहीं होगा तो। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी रहती है कि डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी पता होना चाहिए इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ का, तो उनको वेक्टर कहते हैं। बट यहाँ पर एक बात और ऐड की जाती है कि वेक्टर्स में डायरेक्शन तो होना चाहिए, साथ ही साथ वो वेक्टर के लॉ को फॉलो भी करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है वेक्टर के कंप्लीट डेफिनेशन की बात किया जाए तो। क्योंकि ऑफ कोर्स डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर, मगर डायरेक्शन के साथ साथ अगर वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो उसको वेक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर लॉ को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसको वेक्टर के नियम का पालन करना होगा। अब वेक्टर के नियम क्या होते हैं, तो वे वेक्टर कैसे ऐड होते हैं, वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब के कुछ अलग अलग लॉज हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन लॉज को फॉलो करना होगा अगर वेक्टर कहलाना है तो। वही लॉ हम लोग को पढ़ना है कि भाई ये लॉ है क्या। जैसे कहते हैं भाई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करो, कह तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो, वेक्टर लॉ है क्या सर, ये किस लॉ को फॉलो करने की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट को आप वेक्टर नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। तो भाई किस लॉ को फॉलो नहीं करता है,
वही लॉ हम लोग को पढ़ना है भाई कि लॉ होते कौन कौन से हैं, वेक्टर किन लॉस के हिसाब से चलता है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस नियम के तहत होता है, वही सारे नियम लॉज हम लोग को पढ़ने हैं। और जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन लॉज को, इन नियमों को पालन करेगा, फॉलो करेगा, हम कहेंगे भाई वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ जो हम लोग को पढ़ना है, जिसको एक वेक्टर क्वांटिटी को फॉलो ही करना चाहिए, और वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, और इस लॉ को जो फॉलो करेगा वो वेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि लॉ होता क्या है। तो सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, एक पॉइंट पर दो वेक्टर अप्लाइड किए गए हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल सपोज दैट थीटा है। एक बात ध्यान रखना कि ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दो वेक्टरों के बीच में, उनका रेस्पेक्टिव डायरेक्शन क्या है ये हमको एंगल उनके बीच से पता चलता है। वेक्टर का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, इस एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एंगल के बारे में हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंगल अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग को बहुत मुश्किल होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालने की। तो ये एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर तुम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहो, एडिशन फाइंड करना चाहो वेक्टर्स का तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सपोज दैट दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अब इनका हमको एडिशन फाइंड करना है। कैसे ऐड करेंगे इनको? तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग सीधे स्केलर की तरफ तो ऐड करते नहीं है कि ए की वैल्यू लिया, बी की वैल्यू लिया, बस ऐड कर दिया। इसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते तो नहीं है इनको। तो वेक्टर्स को ऐड करने का रूल बहुत डिफरेंट है। वो रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो उन दो वेक्टर्स को हम एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो दो वेक्टर हैं एक पैरेललोग्राम के, ध्यान सुनना, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट। अब पैरेललोग्राम क्या होता है बहुत बच्चों को शायद नहीं पता होगा। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने की साइड्स इक्वल और क्या होती है, पैरेलल, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो इसको हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये जो दो वेक्टर्स देख रहे हो, हमें इनको एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मानने हैं। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, कुछ लोग को शायद अगर नहीं पता होगा तो बता दो। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो साइड्स आपस में कांटेक्ट में हों उनको बोलते हैं एडजेसेंट। जैसे ये और ये और ये, इन दोनों को एडजेसेंट नहीं बोल सकते, इन दोनों को एडजेसेंट नहीं बोल सकते ना। एडजेसेंट मतलब बता दो जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई क्या मतलब होता है एडजेसेंट का। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान लेने हैं। ठीक है, और मान करके पूरे पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ जो मैं साइड खींचूंगा वो ए के इक्वल और पैरेलल होगा, यहाँ जो साइड ड्रॉ करूँगा वो बी के इक्वल और पैरेलल होगा, अगर पैरेललोग्राम बनाना है तो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ एक साइड ड्रॉ किया जो ए के इक्वल और पैरेलल होगा, और यहाँ एक साइड ड्रॉ किया जो बी के इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है, तो बना दिया मैंने एक पैरेललोग्राम। ये साइड ए के इक्वल और पैरेलल है, ये साइड बी के इक्वल और पैरेलल है, बन गया हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, और ए और बी बन गए उस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स।
एडजेसेंट्स, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि भैया पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। अगर दो वेक्टर्स दिए हैं तो दो वेक्टर्स को लेकर के पहले चुपचाप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। कर लिया मैंने। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसके बाद इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ करो। डायगोनल, अब डायगोनल की बात करेंगे तो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला डायगोनल और दूसरा ये डायगोनल, दो होंगे। तो वो डायगोनल ड्रॉ करो जो दोनों वेक्टर के, ध्यान से बस सुनना जो बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान रखना जो बोल रहा हूँ। उस डायगोनल को ड्रॉ करो जो दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता हो। उस डायगोनल को ड्रॉ करो। तो दोनों वेक्टर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सर यहाँ पर पे है, यहाँ तो वेक्टर्स का कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से ये शुरू हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ की बात करो, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ जिस पॉइंट से दोनों का स्टार्टिंग है, कांटेक्ट है, वहाँ से स्टार्ट करो। तो हम उस डायगोनल को ड्रॉ करते हैं जहाँ से दोनों वेक्टर शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। डायगोनल थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, चलो फाइन है। तो ये ड्रॉ कर दिया मैंने डायगोनल, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, इस बात को ना भूलना, ठीक है। यही तो मेन चीज़ है, थीटा। तो हमने क्या किया कि इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो उन दोनों के वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा है, ड्रॉ कर दिया। यही डायगोनल जो तुम देख रहे हो, जो मैंने ड्रॉ किया है, यही इन दोनों वेक्टर का एडिशन कहलाता है, दैट इज a प्लस बी, या यूँ कहो कि यही उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी कहलाएगा। एडिशन को रिजल्टेंट कहते हैं, इतना हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये जो डायगोनल आया, यही डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन या रिजल्टेंट कहा जाता है, ठीक है। इस लॉ को ही हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को ऐड करने का, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने का पैरेललोग्राम मेथड यही है, सिंपल सा मेथड है, ठीक है, फाइन। अब इस आर का रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, मैथमेटिकल वैल्यू इसकी क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो वी से द रिजल्टेंट हैज़ मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये इस रिजल्टेंट की वैल्यू है। इस एडिशन का जो वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दो वेक्टरों को ऐड करने पर, वही ये फॉर्मूला तुमको निकाल के देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस बात को ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि वेक्टर्स का जो एडिशन है ये उनके एंगल पर डिपेंड करता है। अगर ए और बी को कांस्टेंट कर दिया जाए और एंगल खाली बदलते रहें तो भी रिजल्टेंट बदलता रहेगा। दैट मीन्स कि वेक्टर्स का जो एडिशन है डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अलग अलग डायरेक्शन के लिए, अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। किसी हम उसकी बात भी करेंगे अलग से कि किस एंगल पर कितनी वैल्यू आती है, किस नहीं, सब पे नहीं, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, खास है, उसकी बात हम करेंगे अभी। बट ये हम लोग समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो थीटा पर डिपेंड करती है। उनके बीच का एंगल क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा रिजल्टेंट फाइंड करने में, ठीक है। रिजल्टेंट को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसपे कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। रिजल्टेंट जो होता है वो दोनों वेक्टर के एडिशन का मॉड ही तो होता है। दोनों वेक्टर को ऐड किया, ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आए, ऐड करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसी की बात हम करते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को मॉड ए प्लस बी भी कहा जाता है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट, ठीक है। तो मॉड ए प्लस बी कहूँ मैं या रिजल्टेंट कहूँ मैं, दोनों एक ही चीज़ समझना, ठीक है।
तो मॉड ए प्लस बी इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड जो उसकी होगी वही तुम्हारा मॉड ए प्लस बी कहलाएगा। तो दोनों बातों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। जो रिजल्टेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो उसकी मैग्नीट्यूड है इस रिजल्टेंट की, वही मॉड ए प्लस बी भी होता है। ठीक है, चलो। बट हम जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है जो हमको मिलेगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ठीक है, दो वेक्टर को ऐड करने पर स्क्वायर तो मिलेगा नहीं, हमेशा हमको वेक्टर ही मिलने वाला है। तो दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें एक नया वेक्टर मिलेगा r, जिसको रिजल्टेंट तुम बोल रहे हो। तो जैसे इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन है a और b का, तो वैसे क्या r का डायरेक्शन नहीं होगा कि भाई रिजल्टेंट का भी तो डायरेक्शन होगा। दो वेक्टर a और b को ऐड कर दिया, रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो अब हमको इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेक करना है कि कहाँ से पास करेगा, कितना एंगल ए से बनाएगा, कितना एंगल बी से बनाएगा, कहाँ से पास करेगा ये। तो अभी हमारा बात पूरा नहीं होगा जब तक हम लोग इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी फाइंड ना कर लें। तो मान लो रिजल्टेंट वेक्टर ए से अल्फ़ा और वेक्टर बी से बीटा एंगल फॉर्म करता है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने का मतलब जनरली ये होता है कि रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर से ए और बी से कितना कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो मान लो ए से अल्फ़ा एंगल फॉर्म कर रहा है, बी से बीटा एंगल फॉर्म। अच्छे से देख लो एंगल कौन सा एंगल कहाँ से है। रिजल्टेंट और ए के बीच अल्फ़ा, रिजल्टेंट और बी के बीच एंगल इस बीटा। तो हम जब इन दो एंगल्स की वैल्यू भी पता कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा भाई रिजल्टेंट जो निकला है ये वैल्यू, ये पास कहाँ से कर रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो हमें ये अल्फ़ा या बीटा, ये दोनों में से कोई भी, कि फिर दोनों फाइंड कर सकते हो कि वैल्यू भी पता चल जाए तो हमारा काम ये भी हो जाएगा, डायरेक्शन मिल गया हमको। तो जब तक हम लोग अल्फ़ा बीटा नहीं पता करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। डायरेक्शन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को थोड़ा सा भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी बताइए सर, कहाँ से पास करेगा। तो लो उसकी वैल्यू। तो वी हैव डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ बात करेंगे। टेन अल्फ़ा इज, इसका फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, याद करने का तरीका अगर तुमको बताओ कि भूल जाए तो कैसे समझोगे, कैसे याद करोगे। अल्फ़ा किसके बीच एंगल है, रिजल्टेंट और ए के बीच है। फॉर एग्जांपल ए नहीं आया, पी और क्यू आ गया। अब रटोगे तो मुश्किल है, कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या है। आर और ए के बीच एंगल है, आर और ए, आर और ए। तो जो ए है वो ऐड होगा और दूसरा वेक्टर क्या था बी, तो बी साइन ऊपर बी कॉस नीचे। भैया टेन है तो साइन ऊपर कॉस नीचे तो होगा ही, क्लियर है। तो रिजल्टेंट का जिससे एंगल बनेगा वो प्लस में होगा, दैट इज ए। बी साइन ऊपर बी साइन बी कॉस नीचे। सिमिलरली अगर मैं टेन बीटा निकालना चाहूँ, टेन बीटा, ये बीटा किससे एंगल है, बीटा एंगल है रिजल्टेंट का बी से, रिजल्टेंट का बी से, तो बी से है बी ऐड होगा नीचे, यहाँ बी ऐड आ जाएगा और ए ऊपर साइन नीचे कॉस। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। मैं एक समझने का, याद करने का तरीका बता दी हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि तुमको ऐसा ही याद करना है, तुमको जैसे मन के, तुम जिसमें कंफर्टेबल तुम उसमें याद करो, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो जब हम ये दो एंगल भी फाइंड कर लेंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू इन एडिशन टू दिस वैल्यू, तो हम कहेंगे हाँ अब हमने दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट पता कर लिए कि भैया उसकी वैल्यू कितनी है
वो कहाँ से पास करेगा, किस वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, ये हमने पता कर लिया है। तब कहोगे हाँ अब हमने रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। तो रिजल्टेंट का मतलब सिर्फ ये है नहीं है, ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, ये तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये तुमको देगा उसका डायरेक्शन कि भाई ये रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा। तो ये दोनों वैल्यू हमको अच्छे से याद होना चाहिए। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, समझाऊंगा इसके बारे में और क्या बातें हैं। इन अल्फा और बीटा के बारे में ठीक है, फॉर्मूला तुम लोग देख रहे हैं, याद करेंगे और यूज़ भी करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना कि इन अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है ये ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। देख रहे हो, ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर, बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। इन अल्फा और बीटा का जो रिलेटिव वैल्यू है, आपस का जो वैल्यू है, ये ए और बी के वैल्यू से बहुत डिसाइड होता है। कैसे, तो समझो इस चीज़ को। तो कोई सब छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे कैसे फिजिक्स मुश्किल लग रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। याद रख लो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखना है फिजिक्स में तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों से कॉन्सेप्ट बनता है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये पूरा बड़ा सा थ्योरी नहीं होता है। जिसको छोटी छोटी बातें पता है, कॉन्सेप्ट फिर धीमे धीमे बिल्डअप अपने आप होता जाएगा। ठीक है, जैसे अब एक कॉन्सेप्ट देखो, मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स है ए और बी, मान लो दोनों की वैल्यू सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फोर्स की बात करूं कि पार्टिकल पर दो फोर्स लगे, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। ठीक है, एक पार्टिकल पर दो फोर्स लगाए, या यूँ कहो कि पार्टिकल को दो लोग खींच रहे हैं। तो जनरली किसी पार्टिकल को अगर दो लोग खींचेंगे तो पार्टिकल कहाँ जाएगा। जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझको दो लोग खींचे, एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, मैं कहाँ जाऊँगा। जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा मैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाऊँगा। ये एक प्रैक्टिकल हम सब जानते हैं। तो रिजल्टेंट भी यही तो है। रिजल्टेंट भी हमेशा उस वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि दो फोर्स लगे, इधर 10 इधर 20, पार्टिकल कहाँ जाएगा। तो पार्टिकल तो हमेशा उस फोर्स की तरफ शिफ्ट करेगा जो उसको ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है। तो रिजल्टेंट हमेशा याद रखना उस वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, इन दो एंगल पर कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर रिजल्टेंट जिस वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा वो एंगल तो छोटा हो जाएगा, और जिससे दूर जाएगा वो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर छोटा होगा एंगल उससे हमेशा बड़ा बनेगा, और जो वेक्टर बड़ा होगा एंगल वहाँ से कम बनेगा? इसको समझते हुए हमको पढ़ना है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं एक पार्टिकल पर दो फोर्स लगाऊं, यहाँ से 5 न्यूटन, यहाँ से 15 न्यूटन, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट कहाँ पास करेगा। रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, और अगर बड़े वाले वेक्टर की तरफ शिफ्ट करेगा तो वो वाला एंगल छोटा हो जाएगा, और जो छोटा वाला वेक्टर है वहाँ से एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एंगल्स की वैल्यू है, आपस की वैल्यू, वो ए और बी की आपस की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। याद रख लो, अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वहाँ से एंगल कम बनेगा, और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो वहाँ से एंगल ज़्यादा बनेगा, क्योंकि रिजल्टेंट वहाँ से दूर चला जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा उस तरफ भागेगा जिधर बड़े मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा। ठीक है, इन दोनों में ए और बी में जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी रिजल्टेंट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
ए की तरफ या बी की तरफ, वॉटेवर जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। और अगर जिसकी तरफ शिफ्ट होगा तो वह एंगल कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है, समझ सकते हो। और अगर दोनों बराबर हैं, अगर किसी पार्टिकल पर हमने कहा दो इक्वल फोर्स लगे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा तुमको ज़ोर पड़ेगा, एप्लीकेशन कह सकते हो, अगर किसी पार्टिकल को दो इक्वल फोर्स से खींचा जाए तो रिजल्टेंट एकदम बीच से पास करेगा और ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, वेक्टर्स के भी जो रिजल्टेंट और वेक्टर्स के बीच का एंगल है वो ए और बी की आपस की वैल्यू से कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। इट्स वेरी सिंपल। जो ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तुम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे, जो कम फोर्स लगाएगा तुम उससे दूर हो जाओगे, अगर तुमको दो लोग खींचेंगे तो। और अगर तुमको दो लोग इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं तो तुम एकदम बीच से पास करोगे, दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अल्फा एंड बीटा विल बी इक्वल इफ ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात हमारी। अगर ए और बी की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो ये अल्फा बीटा वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा। और अगर छोटे बड़े हैं तो फिर देख सकते हैं, जो बड़ा वेक्टर होगा एंगल छोटा बनेगा, जो छोटा वेक्टर होगा एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इन अल्फा बीटा के बारे में, जो अगर ध्यान रखेंगे तो हमें हेल्प करेगा, है ना, हमें कन्फ्यूज़न से बचाएगा, हमें कॉन्फिडेंस लेकर के आएगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा तभी पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ी जाती हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। चलो नाउ अब एक चीज़ और, जैसे तुमको मैंने बताया रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो ए और बी के बीच के एंगल पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये एंगल अगर ए और बी को मैं फिक्स कर दूं, अगर ए और बी को मैं फिक्स कर दूं, फिर एंगल चेंज करता चलो, तो जाहिर सी बात है आर की जो वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्लियर है। और इनफैक्ट अगर तुमको मैं पूछूं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, ए और बी के बीच एंगल जो थीटा है वो कितनी वैल्यू हो सकती है, तो उसका इनफाइनाइट। ये 0 से 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0, 30, 40, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये थीटा की जो वैल्यू है इट कुड बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ थीटा। तो थीटा की नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइट आएगी। तो अगर तुमसे पूछूं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तुम कहोगे सिंपली सर इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, मैं इनफाइनाइट नहीं आएगा ये नहीं कह रहा हूँ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल है। ये ध्यान से बात सुनना। तो अगर तुमसे कोई पूछे भाई दो वेक्टरों को ऐड करने हैं, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, 10, 5, 6,000, 100 कितने, तो अगर भाई दो वेक्टर को अगर ऐड करने जा रहे हो तो उनकी जो पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है रिजल्टेंट की वो इनफाइनाइट आ सकती है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिपेंड करेगा बीच का एंगल क्या है। तो दो वेक्टरों के एंगल को चेंज करते चलो, अलग अलग रिजल्टेंट तुमको मिलता जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी। क्लियर है, वो सिंपल सी बात है ये। अब जाहिर सी बात है वो सारे के सारे इनफाइनाइट वैल्यूज को तुमको पढ़ना नहीं है। द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल। अगर तुम दो वेक्टर को ऐड करने बैठोगे तो अलग अलग एंगल लोगे, अलग अलग वैल्यू आती जाएगी, खत्म नहीं होगा। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से जब दो वेक्टर को मैं ऐड करने जाऊंगा तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो इनफाइनाइट है। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज में से कोई तो ऐसी वैल्यू होगी सर जो मैक्सिमम होगी, कोई तो ऐसी वैल्यू होगी सर जो मिनिमम भी होगी। हम उन दोनों की बात करेंगे। जाहिर सी बात है इतनी वैल्यू सबकी तो बात करना पॉसिबल नहीं है कि सर इस एंगल पे कितना होगा, उस एंगल पे कितना होगा, इस एंगल पे नहीं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा वैसा करेंगे, बट उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ में से जो आर की वैल्यूज़ आएंगी अलग अलग एंगल के लिए, हम दो वैल्यूज़ की बेसिकली बात करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। कि रिजल्टेंट ये दो वेक्टरों का मैक्सिमम कब हो सकता है,
और मिनिमम कब हो सकता है, किस एंगल पर ऐसा होगा कि रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे अधिक हो जाए, किस एंगल पर ऐसा होगा कि रिजल्टेंट सबसे कम हो जाए। तो अगर दो वेक्टर्स कभी भी हमें सेम डायरेक्शन में अगर मिलते हैं, अगर कभी हमको दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में मिलते हैं, उनके बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, सेम डायरेक्शन का मतलब जाहिर सी बात है एंगल विल बी 0 डिग्री, ठीक है। तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है और वो दोनों के सम के इक्वल होता है। आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इस तुमसे कोई पूछे रिजल्टेंट की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं किसी भी दो वेक्टर को ऐड करे जाओगे तो, अलग अलग एंगल के हिसाब से, उनमें ये वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होगी, इससे ऊपर कभी नहीं आ सकता है। वॉट एवर एंगल यू टेक, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, अगर दो वेक्टर अपोजिट हो मतलब उनके बीच एंगल कितना हो, अगर 180 डिग्री हो जाए, तो उस केस में उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है बच्चों, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। ए डिफरेंस भी, ये डिफरेंस का सिंबल होता है, सबको पता होगा। ए डिफरेंस इससे लिख रहा हूँ कि जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, ए माइनस बी भी कर सकते हैं, बी माइनस ए भी कर सकते हैं अगर बी बड़ा होगा तो, मैंने इसलिए ए डिफरेंस बी, दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, उस इनफाइनाइट वैल्यूज में से जो आर की आ सकती है, ये मैक्सिमम होता है और ये मिनिमम होता है। इससे कभी नीचे नहीं जा सकता, उससे कभी ऊपर नहीं जा सकता, वॉट एवर एंगल यू टेक, ठीक है। तो हमको सब एंगल से मतलब नहीं कि सर इस एंगल पे कितना होगा, 40 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, नहीं। 0 एंड 180 पर मैक्सिमम एंड मिनिमम विल बी द वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बाकी एंगल पर देकर के चेक करेंगे, सबका भी रट के बैठेंगे सर इस पे इतना होता है, ठीक है। तो ये दो तुमको वैल्यूज पता है। एक चीज, एक और वैल्यूज, एक और बस अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली हमारे सामने आएगा, तो वहाँ मैं यूज़ करते हुए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, तो उस केस में रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जाहिर सी बात है cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो यू हैव ओनली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये तीन चीज़ें याद रखना, ये तीन अलग अलग एंगल के लिए, 0 डिग्री के लिए, 180 के लिए और 90 के लिए, ठीक है। और ये एंगल, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे कह सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस एंड लेस देन और इक्वल टू सम, ए माइनस बी के इक्वल या बड़ा, ए प्लस बी के इक्वल या छोटा। हमेशा इन दोनों के बीच में ही इसकी वैल्यू होगी, इसके बियॉन्ड कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दो वेक्टर्स के पैरेललोग्राम लॉ का कुछ बेसिक्स था जो हमको पता होना चाहिए बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। इतनी बातें एटलीस्ट हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हमें कॉपी कर लेना है, तो इस पर हम लोग को फिर कुछ अभी तुरंत आज ही इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करें, कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो पढ़े हैं वो अच्छे समय और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कॉपी कर लो इसे, तो हम लोग फिर इस पर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो, तो जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग करते हैं शुरुआत,
द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कह रहा है क्वेश्चन, जो हमने तुमको अब तक पढ़ाया है पिछले कुछ मिनटों में, उन्हीं पर ये क्वेश्चंस मैं तुमको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, कितना बातों को समझे हो उसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी मेक्स अल्फ़ा एंड बीटा एंगल विद देम। कह रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर्स ए और बी से अल्फ़ा और बीटा एंगल फाइंड करता है रिस्पेक्टिवली, ए से अल्फ़ा बी से बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये ऑप्शन दिया है, हमको इसमें से सही रिलेशन चेक करके बताना है। ठीक है, ऑप्शन जब मैं देख रहा हूँ तो लग रहा है कि यार अल्फ़ा बीटा में रिलेशन पूछ रहा है ए और बी के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। तो हम तो जानते ही हैं कि अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ है वो दो वेक्टर के वैल्यूज़ के हिसाब से बदलती है। तो जरा कि करके चेक कर लेते हैं फिर। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर्स होंगे ए और बी। ठीक है, बना दिया मैंने। इनका रिजल्टेंट जो है, दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, मेक्स एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा विथ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब ए से अल्फ़ा और बी से बीटा, ये एंगल फॉर्म करता है दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से। अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा वो ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अल्फ़ा बीटा आपस में इक्वल है। तो हम तो पढ़ चुके हैं पहले कि भैया ये एंगल इक्वल होने का मतलब रिजल्टेंट बी से पास करेगा। रिजल्टेंट बी से तभी पास कर सकता है जब दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो, सिर्फ और सिर्फ तभी। क्लियर है? तो जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, या यूँ कहो कि ये दोनों एंगल तभी इक्वल्स होंगे जब ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। तो पहला ऑप्शन तो सही है भाई, अल्फ़ा बीटा अगर इक्वल होगा तो इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड को चेक करो, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो जाए तो अल्फ़ा बीटा से बड़ा होने का मतलब कि ये रिजल्टेंट बी की तरफ खिसकेगा, तभी ना बीटा छोटा होगा। जब आर खिसकेगा बी की तरफ तभी ना बीटा छोटा होगा। और आर किसकी तरफ खिसकता है हम जानते हैं, दो वेक्टर्स में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो रिजल्टेंट को खींचता है। तो आर बी की तरफ तभी जाएगा जब बी की वैल्यू बड़ी हो। अच्छा, आर बी की तरफ जाना क्यों चाहिए? क्योंकि तभी तो बीटा छोटा होगा सर, तभी तो अल्फ़ा बड़ा होगा सर। तो आर को बी की तरफ तो जाना ही पड़ेगा अगर बी को छोटा होना है तो, अगर बीटा को छोटा होना है तो। और बी की तरफ तभी जा सकता है जब बी की मैग्नीट्यूड बड़ी हो जाए, जो कि पढ़े हम लोग। तो बी की मैग्नीट्यूड बड़ी है, ये भी सही है। अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, अल्फ़ा छोटा हो जाए। अल्फ़ा छोटा कब होगा? जब ये रिजल्टेंट ए की तरफ जाएगा। और वो कब होगा? वो तब होगा जब ए की मैग्नीट्यूड बड़ी होगी। तो ए का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो रिजल्टेंट को ये खींच लेगा अपनी तरफ। रिजल्टेंट जब इसकी तरफ खींचा जाएगा तो अल्फ़ा छोटा हो जाएगा, बीटा बड़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा छोटा बीटा बड़ा बात भी सही है, वो भी सही कह रहा है। तो कुल मिलाकर के तीनों ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन होगा तुम्हारा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ये छोटा सा हमारा क्वेश्चन था, जो हम लोग पढ़े उसी के आधार पर ये क्वेश्चन तुमको दिया गया था। होपफुली सिंपल सा है, बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्लियर होंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कर लो इस क्वेश्चन को, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जितना हम लोग पढ़े हैं, ठीक, उसी पर हम लोग क्वेश्चन आज करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज सी। दो वेक्टर है ए और बी और उनका रिजल्टेंट सी है। मतलब दो वेक्टर को तुमने ऐड किया और उन वेक्टर को ऐड करने पर जो आया उस वेक्टर को हमने क्या नाम दिया? सी। रिजल्टेंट को हम लोग वेक्टर सी कहकर पुकार रहे हैं। ठीक है, if the angle between vectors a and b is 120,
इन ए और बी जो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, जिनको ऐड करने पर हमें सी वेक्टर मिला, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल दिया है 120 डिग्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन चारों में से हमें सही रिलेशन चेक करना है बिटवीन ए, बी एंड सी। ए और बी और सी में क्या सही रिलेशन होगा वो हमको चेक करना है। ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। ठीक है, दो तरीके इस क्वेश्चन को करने का है। एक तो मैथमेटिकल जो फॉर्मूला पढ़ा हमने रिजल्टेंट को, उससे कर लिया जाए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि ऑप्शंस को देख करके हम लोग भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको ऑप्शंस में ही बता देते हैं कि भाई क्या गलत क्या सही। तो चलो उसको पहले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को फाइंड करने का, पहले उस फॉर्मूले से इसको कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमें नहीं पता कैसे होगा, बस जो दिया है उसको हमको यूज़ करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, चलो तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े रिजल्टेंट का, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हम सब फॉर्मूला पढ़े। ठीक है, बस फर्क ये है कि यहाँ रिजल्टेंट को क्या कह के बता रहा है, सी। रिजल्टेंट सी है, ऐड करने पर जो है रिजल्टेंट दैट इज सी। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंगल बीच का हमें दिया है 120, मैंने पुट कर दिया। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, हम सबको पता है। ठीक है, तो 2 और 2 यहाँ से कैंसिल्ड आउट एंड यू गॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये हमको एक रिलेशन मिल गया जो हमको वैल्यूज गिवन था उसके हिसाब से। अब क्या किया जाए, अब थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से देखो। एक जगह a प्लस बी है, 3 जगह a माइनस बी है, तो ज़्यादा चांस है कि ये भाई हो सकता है ये भी आंसर सही हो, हमें नहीं पता। लेकिन जिसके ऑप्शंस ज़्यादा हैं हम उनको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और इस फॉर्मूले को a माइनस बी में चेंज करते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर a माइनस बी में क्यों, तो भैया a माइनस बी के ऑप्शन ज़्यादा है, हम इसको a माइनस बी में चेंज करके एक बार देख लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए ये करेंगे कि एक बार हमने ए बी ऐड किया और एक बार हमने ए बी माइनस कर दिया। इसको लिख लो पहले, माइनस वाले को पहले लिख लो, क्लियर है। हमने एक बार ए बी ऐड किया, एक बार ए बी माइनस कर दिया, तो माइनस से बी माइनस 2ab और प्लस से बी ये हो गया। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, कह सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब c जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab है। अब इससे कैसे निकला सर, आपने a माइनस बी में चेंज कर दिया, इससे क्या रिजल्ट निकला, तो सिंपल सी बात सोचो, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 0.123, ऐसे लिखते चलो। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस समथिंग, तो जाहिर सी बात है इस x की वैल्यू इस 5 से कुछ ज़्यादा ही आएगी। अगर ये ना होता तो x की वैल्यू क्या आती, 5। अगर ये कुछ ऐड होगा तो x की वैल्यू 5 तो आएगी, प्लस कुछ और भी तो आएगी, क्योंकि कुछ वैल्यू और ऐड भी तो है। यानी कि इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 5 से क्या होगी, ज़्यादा होगी, कह सकते हैं। तो जब यहाँ कह सकते हो कि x इज़ ग्रेटर देन 5, तो क्या मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ c इज़ ग्रेटर देन a माइनस बी, बोलो।
सी की वैल्यू ए माइनस, अगर ये ना होता तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, लेकिन ये प्लस समथिंग है, तो प्लस समथिंग की वजह से जो सी की वैल्यू है वो ए माइनस बी से कुछ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो सी विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन ए माइनस बी। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हुआ। ठीक है, तो सी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी। बात समझ में आ गई, सिंपल सा इसका आंसर था। ऑप्शंस से भी कर सकते थे, कैसे? अभी हमने पढ़ा कि रिजल्टेंट हमेशा डिफरेंस और सम के बीच में होता है, कभी डिफरेंस से नीचे नहीं होता, कभी सम से बड़ा नहीं होता। तो ये सम से बड़ा कैसे हो गया? सी रिजल्टेंट ही तो है ना, रिजल्टेंट ही तो सी है बेटा, रिजल्टेंट को ही तो इस क्वेश्चन में सी बोल रहे हैं। तो सी हमेशा ए प्लस बी से छोटा होता है, बराबर भी हो सकता है, चलो मानते हैं, बड़ा तो कभी नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। सी इज लेस देन ए माइनस बी कह रहा है, तो सी तो ए माइनस बी से छोटा नहीं होता, कभी बड़ा हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। दो ऑप्शन कट गए, बचे हमारे दो। चौथा ऑप्शन गौर करो तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी है, और अब भी पढ़े हैं माइनस करने वाला काम कब करते हैं? वी डू इट एट 180 डिग्री। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तब उनको तो माइनस करते हो, बीच का एंगल 180 डिग्री होता है तो माइनस करते हो, तो है नहीं, तो एंगल इज 120 डिग्री। तो ये तो पॉसिबल है, ये दो तो पॉसिबल है ही नहीं है, किसी भी एंगल पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है मगर 180 डिग्री पर, 120 पर नहीं, तो ये ऑप्शन दोबारा कट गया। तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचा? सी। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑप्शंस को देखते हुए, कॉन्सेप्ट्स को जो पढ़े उसको यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो बेहतर होगा। अप्रोच समझो, अप्रोच में क्या लगा रहा हूँ, ठीक है? तो जल्दी कर लो, चलेंगे आगे हम लोग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लो। ओके फाइन, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लास बहुत लंबा ना किया जाए आज का, और छोटे छोटे क्लास रखेंगे, बहुत लंबे क्लास नहीं रखेंगे, ताकि पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज मैं स्टॉप करता हूँ, और इस पर ऐसा नहीं कि टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया, तो अभी शुरू हमने किया है, अभी से बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। जब तक एकदम अच्छे से इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा तब तक नेक्स्ट टॉपिक पर वेक्टर के नहीं जाएंगे, जो हमको सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी आएगी, वीडियो जो आएगी, वो इस पर क्वेश्चंस की आएगी। ये तो एग्जाम्पल था, आज टॉपिक मैंने पढ़ा है तो 2 क्वेश्चन में करा दिया कि जो देखो क्वेश्चन का अप्रोच कैसे होता है वो मैंने करा दिया। अब अगला जो वीडियो आएगा मेरा उस पर इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे जो लोग पढ़े आज, इस पर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, और साथ साथ पढ़ेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब चैप्टर को PDF मैं कैसे दूंगा वो बता दूँ, चैप्टर्स जब ख़त्म हो जाएगा तो ही उसका PDF तुमको मिलेगा, ताकि जब तुम अच्छे से चैप्टर पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, तब उस पर एकदम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो चैप्टर्स ख़त्म होने का वेट करना, एक एक करके PDF तुमको मिलता जाएगा। PDF के लिए जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपना ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू।